बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज महबूब हवेली का कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। कल रात भी खिलौनों वाले कमरे से कहके लगाने की आवाज पर जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो लकड़ी का घोड़ा ऐसे हिल रहा था जैसे इस पर कोई सवारी कर रहा हो। रकाबें तनी हुई थी और एनी बिस्तर पर उछल कूद कर रही थी। चहलकदमी करते हुए वसीम अहमद के पांव जैसे जमीन में गड़कर रह गए। ताहरा ने परेशान निगाहों से इनकी तरफ देखा। इनका चेहरा सफेद था, एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। फिर वो गुस्से भरे लहजे में बोले, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इसे खिलौनों वाले कमरे में सोने की इजाजत क्यों दी? ताहरा घबराकर बोली, मैंने इसे मना किया था लेकिन वो बज़िद थी कि वही सोएगी। मजबूरन मैंने इसे इजाजत दे दी। ये तुमने बहुत गलत किया। हवेली जाने के फौरन बाद इसका कमरा तब्दील कर देना। खिलौनों वाला कमरा सुहाना का था और मैं दोबारा कोई सदमा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वसीम अहमद गुस्से भरे लहजे में बोले और झंझलाते हुए कदमों के साथ हवेली की तरफ चल दिए। एनी ने कमरा छोड़ने पर बहुत शोर मचाया लेकिन माँ बाप के फैसले के आगे इसकी एक न चली और इसे कमरा तब्दील करना ही पड़ा। कमरे की तब्दीली के बाद हालात मामूल पर आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने वसीम अहमद को हवेली छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो शबे बरात की शाम थी। वसीम अहमद एक दिन कबल एनी के लिए पटाखे, फुलझड़ियां और रंग छोड़ने वाले अनार के पैकेट ले आए थे। छत पर आतिशबाजी का खसूसी इंतजाम किया गया था। दीवारों के दोनों अतराफ कुर्सियां लगाई गई थी। तीसरी तरफ पलंग रखकर इसको सफेद चादर उड़ा दी गई थी। दरमियान वाले हिस्से में फुलझड़ियां, अनार और आतिशबाजी के दूसरे सामान को मेज पर तरतीब दे दिया गया था। दयालपुर स्टेशन के मखसूस अफराद को तरकीब में शिरकत की दावत दी गई थी। इनके आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। ताहरा किचन में हलवा पूड़ी और मुख्तलिफ खाने बनाने में मशगूल थी। वसीम अहमद आतिशबाजी के सामान का तनकीद निगाहों से जायजा ले रहे थे। एनी इनके पीछे खड़ी थी। वसीम अहमद ने एनी को देखते हुए कहा, आतिशबाजी के सामान को हाथ नहीं लगाना। मैं 2-4 काम निपटाकर जल्दी वापस आता हूँ। और याद रखना कि ये मोमबत्तियां मेहमानों की आमद के बाद अंधेरा फैलने के कब्र रोशन की जाएंगी। इन्हें भी हाथ नहीं लगाना। एनी ने असबात में सर हिलाया और वसीम अहमद सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ चले गए। इन्हें मेहमानों की खातर तवाज़ा के लिए फलों का इंतजाम करना था। इनकी वापसी आधे घंटे के बाद हुई। फलों की टोकरी ताहरा को थमाने के बाद जब इन्होंने छत का रुख किया तब एनी को पलंग पर गहरी नींद सोते हुए पाया। चार दीवारी के साथ रखी हुई लकड़ी की कुर्सियां जल रही थी और आग के शोले आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। ये आग बहुत तेजी के साथ पलंग की तरफ बढ़ रही थी जिस पर एनी लेटी हुई थी। वसीम अहमद ने हड़बड़ाकर एनी को गोद में उठाया और निचले हिस्से की तरफ भाग खड़े हुए। एनी को ताहरा के हाथों में थमाने के बाद इन्होंने बाथरूम का रुख किया और बाल्टियों में पानी भरकर छत की तरफ भाग खड़े हुए। आग पर काबू पाने के लिए इन्हें ज्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ी। वो जल्दी ही बुझ गई लेकिन शबे बरात की तरकीब को मुलतवी करना पड़ा। वसीम अहमद अच्छी तरह जानते थे कि एनी कुर्सियों को आग लगाने के काबिल नहीं थी। ये किसी और की शरारत थी। ये अच्छा हुआ कि आतिशबाजी का सामान छत के दरमियान में रखे होने की वजह से आग की पहुंच से दूर था, लेकिन पलंग के जलने की सूरत में इसका आग को पकड़ने किसी शुबे से बाला तक नहीं था। बरक्या वसीम अहमद के बर वक्त वापिस आने की वजह से हादसे पर किसी जानी व माली नुकसान के बगैर काबू पा लिया गया। इस गैर मामूली वाक़े के बाद इन्होंने दूसरे दिन हवेली को छोड़ने का हुक्म सादर कर दिया। ताहरा और एनी को नहायत ज़हनी सदमे से 2-4 होना पड़ा। वो दोनों हवेली को छोड़ने के लिए आमादा नहीं थी लेकिन वसीम अहमद के फैसले के आगे इनकार करना इनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए खामोश हो गई। दूसरे दिन दयालपुर वालों की तरफ से वसीम अहमद को रात के खाने की गैर मुतवक्का दावत कबूल करना पड़ी। इन्हें वक्ती तौर पर अपने प्रोग्राम को बदलना पड़ा।
बहालत मजबूरी एनी और ताहरा को हवेली में तनहा छोड़कर कस्बे में चले आए। खाना नहायत पुरतकल्लफ और लजीजा था, लेकिन खाने के दौरान इन्हें एनी और ताहरा की फिक्र खाई जाती रही। इसलिए खाना खाने के बाद दोस्तों को अलविदा कहकर भगवान सिंह के हमरा हवेली की तरफ चल दिए। और रात अंधेरी और सरद थी, हर तरफ हू का आलम तारी था। 16 बरस कबल भी ऐसी ही रात थी। वो एक दोस्त से मुलाकात के बाद हवेली की तरफ वापस आ रहे थे। वसीम अहमद गुजरते हुए वक्त के एक एक लम्हे को ऐसे जीते जागते हुए देखने लगे जैसे 16 बरस पीछे पहुंच गए हों और हालात दोबारा वकूफ पजीर हो रहे हो। आज के दिन की तरह उस दिन भी इनके ख्यालात ऐसे ही थे। उन दिनों इनकी सोचों का मरकज महबूब हवेली थी। ये हवेली इन्हें बहुत अजीज थी। इन्हें यकीन था कि रोहे जमीन पर ऐसी हसीन और पुरशिकवा हवेली कहीं और हो ही नहीं सकती। मगर बदकिस्मती ये थी कि ये हवेली उनके बड़े भाई के होते हुए इन्हें नहीं मिल सकती थी। बशीर अहमद चंद माह कबल मफलूज होकर रह गए थे और इन्होंने हवेली अपनी लड़की सुहाना के नाम मुंतकिल कर दी थी। सुहाना कब जवान होती और हवेली मुस्तकिल तौर पर इसके नाम होती। इस तवील अरसे के दौरान वसीम अहमद यकीनन अपनी जवानी के दिन बिता चुके होते। ये भी हो सकता था कि सुहाना महबूब हवेली को इस तवील अरसे के दौरान अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर देती। इन्हीं सोचों में गुम जब इनका तांगा हवेली के करीब पहुंचा तो इन्हें चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी। इन्होंने सामने निगाह दौड़ाई। भगवान सिंह हरासा लहजे में बोला, हजूर हवेली में आग भड़क उठी है। दयालपुर वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। वसीम अहमद ने हड़बड़ाकर चलते हुए तांगे से नीचे छलांग लगा दी और जलती हुई हवेली की तरफ भाग खड़े हुए। अभी वो हवेली से कुछ पीछे थे कि नौकरों ने बशीर अहमद के मफलूज ज़दा वजूद को हवेली से बाहर निकालकर चारपाई पर डाल दिया। वो अपने मफलूज बदन को हरकत देने की नाकाम कोशिश करते हुए हवेली की तरफ इशारा कर रहे थे और उनके मुंह से बामुश्किल सुहाना का नाम नमूदार हो रहा था। वसीम अहमद को सूरते हाल की नज़ाकत का एहसास होने में जरा देर न लगी। मफलूज ज़दा बाई को तसल्ली देने के बाद वो भागते हुए हवेली में जा घुसे। हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने वाला रास्ता धुएं के बादलों से भर चुका था।